Hello students, thank you so much for clicking on this video. Welcome to our channel Physics Classes by Mudit. Before start, please do subscribe and press the notification bell. Thank you. So students, इस वीडियो में हम दो टॉपिक स्टडी करेंगे, जिसमें से पहला अपना टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ और जो सेकंड टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ. सो बच्चों देखो, कोई भी जो चार्ज होता है ना, वो अपने सराउंडिंग्स में यानी अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है. और उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो एक फोर्स फील करता है. ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस का नेचर क्या क्या है. तो बच्चों, इन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, जो इंटरेक्शन हो रहा है, इसी के ऊपर है अपना कूलम्ब्स लॉ. तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? The force of attraction between two point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. तो देखो इसमें क्या है कि ये जो, मान लो एक ये चार्ज है, यहां पर पॉइंट चार्ज है Q1 और यहां पर एक पॉइंट चार्ज है Q2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R. तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स मान लेते हैं हम F फोर्स लग रहा है. तो ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है दोनों का नेचर कैसा है. अगर दोनों सेम चार्जेस है तो ये फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा. और अगर दोनों अपोजिट चार्जेस के हैं तो ये फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का होगा. तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के Q1 डॉट Q2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². या फिर हम इसको कह सकते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस. तो इन दोनों को अगर हम साथ में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r². है ना बच्चों? राइट. F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r². हाँ बच्चों, अब ये देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ रहा है. अब हम इसको हटाते हैं तो आपको पता ही है कांस्टेंट आता है. तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r². यहां पर K क्या है? K इज कांस्टेंट. तो अब हम K के बारे में स्टडी करेंगे. ये जो K कांस्टेंट आया है, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं इस K की यूनिट. तो K की यूनिट हम देखो बच्चों कैसे निकालेंगे. तो देखो इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, कैसे? K इज इक्वल टू F r² अपॉन Q1 इंटू Q2. है ना? कैसे? कि भाई ये K है, ये r² यहाँ पे नीचे था, ये F के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये Q1 Q2 इस K के साथ थे, उधर जाएंगे तो ये डिवाइड में चले जाएंगे. राइट. तो यहां से अब यूनिट देखो कैसे निकालेंगे. फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन. डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर. और यहां पर देखो दो चार्जेस है, तो एक की कुलाम है, दूसरे की कुलाम है. कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर. तो ये तो हो गई जो कांस्टेंट आया K, उसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर. ठीक है. अब बच्चों देखो, पहली चीज हमने कैलकुलेट कर दी इसकी यूनिट. अब हम इसकी देखते हैं डायमेंशन. डायमेंशन ऑफ K, जो कांस्टेंट आया उसकी. तो इसकी डायमेंशन होती है बच्चों, देखो कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे. ठीक है. F जो होता है फोर्स, उसकी डायमेंशन क्या होती है अपने पास? m1 l1 t-2. राइट. और यहां पर देखो बच्चों डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो यहां पर इसकी यूनिट क्या आएगी? L2. और ये नीचे क्या है? चार्ज है. चार्ज की यूनिट क्या होती है? हमने पढ़ी हुई है, जो कि होती है A1T1. तो A1T1 नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? A2T2. क्यों? क्योंकि क्या है? कूलम्ब स्क्वायर है. तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं. M1 ऐसा कैसा? L1 L2 मिलके क्या हो जाएंगे? L3 हो जाएंगे. T-2 और T नीचे 2 है, ये ऊपर आके T-4. A2 नीचे है, ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा, यानी A-2. तो M1 L3 T-4 और A-2. तो ये बच्चों यूनिट आ गई किसकी? ये यूनिट आ गई इस K की. अब K की हम वैल्यू निकालते हैं. K की वैल्यू क्या होती है बच्चों? K को हम लिखते हैं
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो के को हम सोल्व कर दिया, इसमें के कांस्टेंट आया था। अब इसके अंदर एक चीज और आ गई, एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इसको क्या पढ़ते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ, इसको एयर कह सकते हैं और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी। ठीक है, नाउ अब जैसे हमने के लिए क्या निकाले थे, सबसे पहले हमने यूनिट, डायमेंशन और उसके बाद वैल्यू निकाली थी। ठीक इसी तरह एप्सिलॉन नॉट की हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट निकालेंगे, फिर डायमेंशन निकालेंगे और उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी यूनिट देख लेते हैं क्या होती है। तो इसकी यूनिट हम कैसे निकालेंगे, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। मैंने क्या किया, इस k की जगह हमने वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, 1/4 पाई F Q1 Q2/r²। तो Q1 Q2 यहां पर क्या हो गए, कूलम स्क्वायर, और नीचे फोर्स न्यूटन और r मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गई बच्चों इसकी यूनिट। अब डायमेंशन है, डायमेंशन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, यहां से देखो डायमेंशन के लिए, यहां से डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/4 पाई के, यानी जो के की जो डायमेंशन है उसका क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ये के की डायमेंशन है, इसका रिवर्स कर दो, मतलब m-1 l-3 p+4 a+2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 8.854, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, राइट, 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों इसकी वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने कूलम्ब्स लॉ देखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, फिजिकल टू के Q1 Q2/r²। इसकी फिर इसमें के कांस्टेंट है, इसकी हमने यूनिट निकाली, इसकी डायमेंशन निकाली, इसका हमने वैल्यू निकाला 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर इसमें एप्सिलॉन नॉट आया, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, और परमिटिविटी ऑफ एयर वैक्यूम की हमने क्या निकाली, सबसे पहले यूनिट निकाली, फिर डायमेंशन निकाली और फिर हमने इसकी वैल्यू देख ली। बच्चों के और एप्सिलॉन नॉट दोनों कांस्टेंट होते हैं, के की वैल्यू 9 × 10⁹ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, और यूनिट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, यूनिट ये आपको याद रखनी है, यूनिट दोनों की यूनिट आपको याद रखनी है, और आपको वैल्यूज याद रखनी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काम में आएगी। ठीक है बच्चों, एक चीज और फैक्ट बताऊं मैं आपको, जो परमिटिविटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। ये जो परमिटिविटी है ना बच्चों, ये परमिटिविटी, ठीक है, ये परमिटिविटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ये जो के आया था ना, के, अगर कोई पूछ ले कि के जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है ना, जो मीडियम होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मीडियम कैसा भी हो सकता है, वो एयर हो सकती है, वो वैक्यूम हो सकता है, उन दोनों के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है। तो उनके बीच में जो मीडियम होता है ना, उस पर डिपेंड करता है के। ठीक है, और जो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, ये अलग अलग होता है। जैसे एयर वैक्यूम है तो हम इसको एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, और अगर मीडियम होता है तो हम इसको खाली क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन। अगर मान लो दोनों चार्जेस के बीच में एयर वैक्यूम की जगह मान लो ग्लास आ जाए, ठीक है, या कोई रबर आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे, वहां पर क्या आ गया, मीडियम आ गया ना, तो वहां पर क्या लिखेंगे, खाली एप्सिलॉन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है अपना कूलम्ब्स लॉ। हाँ तो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो क्या होता है, कूलम्ब ने ये ऑब्जर्व किया कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है, जो इंटरेक्शन है, वो उन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर ये मीडियम एयर या फिर वैक्यूम होता है तो ये फोर्स या इंटरेक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है।
अगर इन दोनों के बीच में फोर्स इंसुलेटिंग मीडियम होता है या नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है, तब ये जो फोर्स है वो मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। और अगर इन दोनों के बीच में कंडक्टिंग मीडियम होता है या कंडक्टर होता है, तो ये फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि दोनों फोर्सेस, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो उन दोनों के बीच में मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो बच्चों जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है या जो इंसुलेटिंग मीडियम जो होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, द अमाउंट बाय विच the amount by which the force between point charges in medium is relatively less than that of in vacuum is called dielectric constant. The amount by which the force between point charges in medium that is relatively less than that of in vacuum is called dielectric constant. ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें क्या है कि कहने का मतलब ये है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर कोई इंसुलेटिंग मीडियम आ जाता है, ठीक है, तो इंसुलेटिंग मीडियम के आने से जो फोर्स होता है वो एयर और वैक्यूम के कंपैरिजन में कम हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों एप्सिलॉन आर से। ये याद रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक ही चीज है। इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एयर और वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम। तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा आपका फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एयर और वैक्यूम। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी लिखा था ना बच्चों थोड़ी देर पहले कूलम्ब्स लॉ में। अब मीडियम है, ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब मीडियम आता है तब एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते, खाली क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन लिखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ऊपर भी है और ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर नीचे भी है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/4 पाई और 1/4 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 एप्सिलॉन। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी आएगी, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो बच्चों एप्सिलॉन क्या होता है, दिस इज द परमिटिविटी इन मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये देखो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ये अलग अलग मीडियम की अलग अलग होती है। जैसे एयर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है फॉर एयर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1.00059। एयर के लिए होती है 1.00059 होती है। ठीक है, वैक्यूम के लिए 1 होती है, वैक्यूम के लिए ये 1 होती है। ठीक है बच्चों, और जैसे रबर होता है, रबर के लिए ये 7 होती है।
रबर के लिए क्या होती है, ये 7 होती है। और ग्लास जो होता है, ग्लास के लिए एप्सिलॉन आर जो होता है वो 5 to 10 के बीच में होता है। और जो कंडक्टर होता है, इसको याद रखना बच्चों, कंडक्टर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी, ये बच्चों आप खुद भी बता सकते हो। अभी मैंने जस्ट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के शुरू में एक चीज बताया था कि जो कंडक्टर अगर मीडियम आ जाए ना बीच में, तो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो। फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। दैट मीन्स F इज इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, मैं मीडियम लिख रहा हूं क्योंकि हमें क्या निकाल रहे हैं, कंडक्टर के लिए निकाल रहे हैं, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों देखो, Q1 Q2 जीरो नहीं हो सकते, R जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी, डिस्टेंस भी कोई ना कोई फिक्स होगा। अब मैं बता रहा हूँ फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। अगर कंडक्टर मीडियम हो जाए तो दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो फोर्स जीरो होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन क्या हो, अगर इंफिनिटी हो जाए, अगर एप्सिलॉन इंफिनिटी हो जाए तो 1/इंफिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो कंडक्टर के लिए जो एप्सिलॉन आर क्या होता है, इंफिनिटी होता है। ठीक है बच्चों, इसका याद रखना आप कि फॉर कंडक्टर रिलेटिव परमिटिविटी इज इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। इसमें इतना ही। इसमें हमने कूलम्ब्स लॉ स्टडी कर लिया है कंप्लीट, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्टडी किया है। अगर कोई भी अदर क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, थैंक यू।